हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। आज हम लोग एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में आ गए हैं। डॉक्टर सोलंकी आप सोच रहे होंगे इस एपिसोड में भी नहीं। बताएं फिर। क्योंकि डॉक्टर सोलंकी के साथ हमने नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन वो जिद में थे। थी उनकी कोई जिद है अब। तो प्लीज़ कमेंट में आप उनको बोलें कि हमारी बातें माने, तो शायद डॉक्टर सोलंकी। अगले एपिसोड में आपको मिले, तो जब तक आप हमारे दोस्त स्वप्निल को सुनिए। हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। हाय, मेरा नाम है स्वप्निल और मैं सुनाता हूँ भूत प्रेतों के किस्से और कहानियाँ। आप में से कुछ लोग मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि अरे, ये फिर आ गया। वेल, थैंक यू। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, चलिए जान जाएंगे। तो जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे डॉक्टर साहब किडनैप हो चुके हैं। उनके कैमरामैन वगैरह उन्हें पता नहीं कहाँ ले गए हैं। तो आप लोगों को कहानी सुनाने का दारोमदार एक बार फिर से मेरे ऊपर आ गया है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डॉक्टर साहब की वो जिम्मेदारी काफ़ी अच्छे से निभा पाऊँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। और ये कहानी सुनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये कहानी दरअसल एक डायरी एंट्री है जो कि आज से कई साल पहले मेरे हाथ आई थी। इस एंट्री का नाम है मैं पागल नहीं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एंट्री जिस तरह मेरे पास आई थी, मैं उसी तरह आपको ये सुना रहा हूँ। इसका नाम है मैं पागल नहीं हूँ। ये एक मोहतरमा की डायरी के कुछ पेजेस हैं जिन्हें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और इन्होंने लिखा है, मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, पर 2 साल पहले हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मेरे पति की नौकरी चली गई और तभी से ये सब शुरू हुआ। पहले मुझे सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती थीं, पर कुछ वक्त बाद मुझे चीज़ें दिखाई भी देने लगी। ऐसी चीज़ें जिन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं पागल नहीं हूँ। एक दोपहर की बात है जब मैंने देखा कि मेरी हॉल की खिड़की के बाहर से मेरा बड़ा बेटा घर के अंदर झांक रहा था। जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझे मेरे पीछे देखने का इशारा किया। मेरे पीछे मेरे बच्चों का कमरा था जिसमें मेरे दोनों बेटे सो रहे थे। जब मैं पलटी तो खिड़की के बाहर खड़ा मेरा छोटा बेटा जोर जोर से हंसने लगा, और उसी तरह हंसते हंसते वो वहां से चला गया। फिर एक रात मुझे घर के बाहर से कुछ आवाजें आईं। मैंने देखा बाहर कुछ लोग मेरे दोनों बेटों को मार रहे थे। मैं घर का दरवाज़ा खोलने गई तो पाया कि दरवाज़ों के हैंडल थे ही नहीं। मैं बेबस चीखती रही, लेकिन उन लोगों ने मेरे सामने ही मेरे दोनों बेटों को जिंदा जलाकर मार दिया। मैं फर्श पर गिरकर रोने लगी तो मेरा बड़ा बेटा अपने कमरे में से भागता हुआ आया और मेरे पास आकर पूछने लगा कि मैं क्यों रो रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं पागल नहीं हूं। मैंने ये सब अपने पति को नहीं बताया है। पहले भी मेरा दिमागी इलाज चल चुका है। मुझे डर है कि मेरे पति कहीं मुझे पागल खाने ना भेज दें। मैं पागल नहीं हूं। मेरा पति और बड़ा बेटा मेरे पीछे से मेरे बारे में बातें करते हैं। शायद ये मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। एक दोपहर मेरी सास मेरे घर आ गई। वो सोफे पर मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे बोली, अब हम यहाँ बिना हिले बैठेंगे। उसके बाद वो किसी मूर्ति की तरह बिना हिले डुले पूरी रात उसी सोफे पर बैठी रहीं। मेरी सास को गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं। मैं पागल नहीं हूं।
उसके कुछ दिन बाद रात को मेरे पति अपने कमरे से उठ के बाहर चले गए। काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने निकली। जब मैं हॉल में पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे पति मेरे दोनों बेटों के साथ सोफे पर किसी मूर्ति की तरह बैठे थे। मुझे देखकर वो बोले, अब हम यहां बिना हिले बैठेंगे। मुझे यकीन है कि ये लोग मेरा परिवार नहीं है। मेरा असली परिवार कहाँ है मैं नहीं जानती, और ये लोग कौन हैं ये भी मुझे नहीं पता। ये मेरे परिवार का रूप लेकर यहाँ रह रहे हैं। मुझे बहुत डर लगता है। कई रातों को मुझे सुनाई देता है कि मेरा बड़ा बेटा और पति मुझे जान से मारने की बातें कर रहे होते हैं, और जब मैं उठ के देखती हूँ तो वे लोग मेरे पास ही सो रहे होते हैं, जबकि उनकी आवाज़ें तब भी मुझे बाहर से साफ सुनाई दे रही होती हैं। एक दिन मेरी सास फिर से मेरे घर आ गई और घर का सारा सामान तोड़ने लगी। उसके बाद वो ज़बरदस्ती मेरे छोटे बेटे को अपने साथ ले जाने लगी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे हमारे घर के बड़े वाले संदूक में बंद कर दिया। पर मैंने देखा कि उसी संदूक के अंदर मेरे दोनों बेटे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो वहीं रहते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे बड़े बेटे ने संदूक खोला। मेरा छोटा बेटा भी उसी के साथ वहाँ था। पर अब मैं समझ गई हूँ कि ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे असली बच्चे संदूक में रहते हैं। एक दिन मेरे पति बच्चों को घुमाने के लिए बाहर लेकर गए और अकेले ही वापस आए। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि बच्चे अब थोड़े दिन अपनी बुआ के साथ रहेंगे। मैंने अपने पति को नहीं बताया कि हमारे असली बच्चे तो उस बड़े संदूक में रहते हैं। जब भी मुझे उनकी याद आती है मैं उस संदूक में जाकर उनके साथ सो जाती हूँ। मेरे पति को मेरे संदूक के अंदर सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ किसी डॉक्टर के पास चलूं। मैं पागल नहीं हूं। कुछ दिन बाद मेरे पति किसी काम से बाहर गए और थोड़ी देर बाद एक आदमी हमारे घर में घुस आया। मैंने शोर मचाया तो वो बोला कि वो मेरा पति है। पता नहीं कैसे पर उस आदमी ने हमारे घर की सभी तस्वीरों में अपना चेहरा लगा दिया, और तो और उसने हमारे पड़ोसियों को भी बरगला लिया है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि यही मेरा पति है। एक रात मैंने हिम्मत करके रसोई से चाकू लिया और उसे मारने की कोशिश की, पर वो जाग गया। उसके बाद वो मुझ पर बहुत चिल्लाया और घर से चला गया। तब से मैं अपने पति और बच्चे के साथ इस घर में आराम से रहती हूँ। अब उन्हें संदूक में छिपने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी सास भी अब हमारे साथ ही रहती हैं। कुछ दिन बाद वो आदमी हमारे घर के बाहर फिर से दिखाई दिया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, पर मुझे बहुत डर लगता है। अब मैं अपने साथ एक चाकू रखकर सोती हूँ। अगर वो आदमी फिर से घर में आया तो मैं अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसकी जान लेने से भी नहीं हिचकूंगी। मैं पागल नहीं हूँ। ये आज से कई साल पहले मेरे पास आई थी और मैंने इसे अपनी हॉरर डायरी में संभाल के रख रखा है। बाय द वे, ये है मेरी हॉरर डायरी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मेरे बहुत से किस्से, कहानियाँ, आइडियाज़ सब इसी में दर्ज हैं। तो ये थी आज की पहली कहानी, जिसका नाम था मैं पागल नहीं हूँ। अब चलते हैं एक ईमेल पर जो कि नजीब ने मुझे भेजी थी। ये नजीब की भेजी हुई ईमेल है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नजीब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हैं आप? मेरा नाम है नजीब अहमद बलोच और मैं दुबई में रहता हूँ। मुझे यहाँ 1 साल हो गया है। आई एम फ्रॉम कराची और ये बात 2017 की है, जब मैं कराची में था और अपनी नानी के यहाँ मलीर शिफ्ट हुआ था स्टडी के हवाले से। तो जिस रास्ते से मैं कॉलेज के लिए गुज़रता था
वो मलीर नदी से होकर मेरे कॉलेज की तरफ जाता था। मुझे बाइक पर गुजरते हुए भी वहाँ से खौफ आता था। एक दिन मैं रात को बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा था अपने घर के हॉल में और सब सो रहे थे। तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास से एक काला साया तेज़ी से गुजर रहा है। अब क्योंकि मेरा फोकस मोबाइल पर था तो मैंने इग्नोर किया और फिर से फ़ोन में लग गया। पर फिर मैं क्या देखता हूँ कि एक ब्लैक डार्क शैडो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट बैठा है और मुझे गूज बम्प्स आना शुरू हो गया। मैं फ़ौरन उठा और वहाँ से और किसी रूम में आ गया। फिर जब सुबह उठा तो मेरी आंखों पर उस चीज़ का असर हो गया था। मतलब एक तरह से ये चीज़ें इंसान के अंदर आ जाती हैं, लेकिन मेरी नज़रों पे इसका असर था, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। पर हाँ, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कता था। तो मेरी नानी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझे किसी मौलवी आमिल या जो इन चीज़ों पर काम करते हैं उसके पास ले गई, जिसने कुछ ऐसा अमल बताया जो कि यूजुअली हिंदू मज़हब के लोग करते हैं इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। जब हमने मौलवी के प्रोसीजर्स फॉलो किए तो मामला ठीक होने के बजाय और ख़राब हुआ, और वो जो भी चीज़ थी उसे इस बात से और भी ज़्यादा ताकत मिली, जो कि बाद में मेरे लिए एक अजाब बन गई। रात को सोते हुए मुझे मेरी पीठ पर पंचेस पड़ना तो जैसे डेली का काम हो गया था। एक रात नींद से मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि एक औरत जो पूरी की पूरी काली थी मुझे घसीटकर बाथरूम की तरफ ले जा रही थी, और मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा था, तो मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब लफ्ज़ अल्लाह मेरी ज़ुबान पर आया तो उस चीज़ ने मेरा गला पकड़ लिया ताकि मैं पढ़ ना सकूं। उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हुआ, मगर जब मैं होश में आया तो मैं बाथरूम के पास पड़ा हुआ था। बहरहाल, जब इतना कुछ करने से कुछ नहीं हुआ तो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे दोबारा मेरे घर बुला लिया। वहाँ भी इलाज हुआ, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन एक ख्वाजा सिरा दोपहर 12 के वक्त हमारे घर के पास मेरी बहन से सदका मांग रही थी, और जब मेरी बहन ने उन्हें पैसे दिए तो उस ख्वाजा सिरा ने मेरी बहन से पूछा कि क्या आपके घर कोई जवान लड़का है जो बहुत परेशान है अपनी बीमारी की वजह से। ये सुनकर मेरी बहन चौंक गई और उसने ये बात आकर सीधा मुझे बताई। उस वक्त मैं बेड पर लेटा था, और जब बहन ने मुझे ये सब बताया तो भागता हुआ मैं डोर के पास गया और उनको सलाम किया। फिर उन्होंने मेरे हाथ का एक अंगूठा पकड़ा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी। सिर्फ 5 सेकंड बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझसे कहा, बेटा, इस शख्स को 2 साल हुए हैं जो तुम पर आई है, मगर पहले कमज़ोर थी इसीलिए पता नहीं चला, पर जब उसने तुम्हें डराया तो तुम डर गए, और डर इस शख्स की ताकत है और अकेले बैठना इसका हथियार। खैर, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ क्योंकि आज से पहले ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसी मौलवी ने नहीं दी थी, जो असल हकीकत थी। बहरहाल, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लाहौर जा रही हूँ, डथा दरबार, और आते वक्त अपने साथ एक तावीज़ लाऊंगी, उसे पहन लेना। जब एक हफ्ता गुजरा तो वो ख्वाजा सिरा दोबारा आई और उन्होंने मुझे तावीज़ दिया, और यकीन मानिए भाई, जब मैंने वो तावीज़ गले में पहना तो उसी वक्त मेरा डर, मेरे दिल का ज़ोर से धड़कना और अजीब चीज़ें नज़र आना वगैरह सब खत्म हो गया, और मैं पहले जैसा नॉर्मल हो गया। अल्लाह पाक की तरफ से वो मेरे लिए मदद लेकर आई थी। अल्लाह पाक हमेशा उन्हें सलामत रखे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने माँ बाप की इज्जत करो और कभी ऐसे काम मत करो जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि ये मसाइल मेरे और आपके गलत कामों से और मज़हब से दूर रहने से होती हैं, और ये अल्लाह पाक की ही हैं। अल्लाह हाफिज़ भाई, दुआओं में याद रखना। नजीब ने ये ईमेल मुझे लगभग 1 या 2 महीने पहले भेजी थी। मेरे चैनल पर मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में से सुना चुका हूँ, और आज सोचा कि डॉक्टर साहब के लिए मैं इस ईमेल को पढ़ दूँ। ऐसी बहुत सारी ईमेल हैं जो लोगों ने मुझे भेजी हैं, और चाहता तो हूँ कि मैं आपको वो सब सुनाऊँ। देखते हैं कि मैं और क्या क्या आज आपको सुना पाता हूँ। एक ये किस्सा है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये 31 जनवरी 2022 को मेरे पास आया था, मैंने लिख कर रखा है, तो क्यों ना मैं इसे आपको सुनाऊं। इसका नाम है द होम ऑफिस, और ये दिल्ली का एक किस्सा है। श्रेया और रोहन की शादी लॉकडाउन में हुई थी, इसीलिए वो दोनों शादी के बाद कहीं घूमने भी नहीं जा पाए थे। बल्कि लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम होने पर उन दोनों ने एक नया घर ढूंढना शुरू किया,
जिसमें दोनों रहने वाले थे। श्रेया इससे पहले अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी और रोहन कुछ रूममेट्स के साथ एक फ्लैट में। दोनों ने शादी से थोड़ा पहले जल्दी जल्दी एक घर ढूंढना शुरू किया। श्रेया के पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट से एक 2 बेडरूम फ्लैट उन्हें श्रेया के पेरेंट्स के घर से थोड़ी ही दूर पर मिल भी गया। शादी के बाद दोनों उस घर में शिफ्ट हो गए और घर से ही काम करने लगे। लेकिन उस घर में कुछ अजीब था। इसकी शुरुआत हुई जब रोहन ने सबसे पहले कुछ चीज़ें नोटिस की। एक रात करीब 2 बजे रोहन बाथरूम जाने के लिए उठा। उसके बाद वो किचन में गया और पानी पीने लगा। जब उसने देखा कि अंधेरे में श्रेया चलकर उस खाली बेडरूम के अंदर चली गई। वो लोग इस दूसरे रूम को ऑफिस की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। रोहन को लगा कि शायद कुछ काम याद आ गया हो और वो पानी पीकर अपने बेडरूम में चला गया। लेकिन उसने देखा कि श्रेया तो बेड पर सो रही थी। वो तुरंत ऑफिस रूम में वापस गया और उसने देखा कि उस रूम का मेन डोर और बालकनी डोर खुले हुए थे। साथ ही उस रूम का फैन भी ऑन हुआ पड़ा था। जबकि रोहन की आदत थी कि वो रात को सोने से पहले सब ऑफ करता था। उसने तब श्रेया को कुछ नहीं बताया, लेकिन थोड़े दिन बाद ये सब चीजें कुछ ज्यादा ही होने लगी। घर के दरवाजे अपने आप खुलते और पंखे अपने आप ऑन हो जाते। फिर एक दिन रोहन ने उस रात के बारे में श्रेया को बता दिया। श्रेया उस पर नाराज हुई क्योंकि ऐसी चीजें छिपानी नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसने अपने डैड को फोन किया। श्रेया के डैड अपने लोकल इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर आए और पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चेक की। कुछ प्रॉब्लम नहीं निकली। कुछ दिन बाद श्रेया की मॉम ने अपनी बेटी और दामाद को डिनर के लिए बुलाया। शाम को दोनों घर लॉक करके निकले। देर रात दोनों घर आए और मेन डोर खोलने पर उन्होंने देखा घर के बाकी के सारे डोर खुले हुए थे और सारे के सारे फैंस ऑन थे। श्रेया ने अपने डैड को ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि अगले दिन वो फिर से इलेक्ट्रिशियन को भेज देंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट लग रहा है। अगले दिन इलेक्ट्रिशियन फिर आया और इस बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। उस रात श्रेया और रोहन ने अपना ध्यान इस चीज से हटाने के लिए फिल्म देखने का डिसीजन लिया। दोनों बेडरूम में लेटे लेटे फिल्म देख रहे थे और खाना बाहर से ऑर्डर किया। जब डिलीवरी बॉय आया तो रोहन खाना लेने मेन डोर पर गया। खाना लेकर उसने डोर लॉक किया और जब वो पलटा तो उसने देखा कि ऑफिस रूम में एक शैडो फिगर खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। वो किसी मूर्ति की तरह बिना हिले वहीं खड़ा रहा जब उसे श्रेया की आवाज आई। श्रेया भी अपने रूम के डोर से उस शैडो फिगर को देख पा रही थी। वो चीखी, रोहन वो कौन है? और श्रेया के चीखते ही वो शैडो उसके और रोहन के सामने ही गायब हो गई। दोनों के दोनों तुरंत भागकर घर से बाहर आ गए। श्रेया ने अपने डैड को फोन किया और उन्होंने थोड़ी देर बाद वो अपने घर ले गए। इसके बाद उन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। नया घर ढूंढना और उसके बारे में पहले ही पूछना कि इसमें कोई चक्कर तो नहीं। उन्होंने नया घर ढूंढा और उसके बारे में पहले ही पूछना शुरू कर दिया कि कहीं इसमें तो कोई चक्कर नहीं। श्रेया के डैड ने पैकिंग करने में दोनों की मदद की और जब निकल रहे थे तब गली के वॉचमैन से इस घर के बारे में उन्होंने पूछा। शुरू में तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़े पैसे देने पर उसने बताया कि आज से कुछ साल पहले इस घर में रहने वाली औरत का डिवोर्स हो चुका था और उसके पति को बच्चों की फुल कस्टडी मिल चुकी थी। इससे दुखी होकर उस औरत ने घर के कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। घर छोड़ने के बाद उस घर के लैंडलॉर्ड ने श्रेया और रोहन को उनका डिपॉजिट देने से मना कर दिया। लेकिन जब श्रेया ने उसे समझाया कि अगर उसने डिपॉजिट वापस नहीं किया तो वो सबको इस घर की हिस्ट्री के बारे में बता देगी, तब उस आदमी ने तुरंत उनका डिपॉजिट और 1 महीने का रेंट भी लौटा दिया। एक बात और, जब लोगों को उस औरत की लाश मिली तब वो पंखा चल रहा था और जिस कमरे में ये हुआ था उसी कमरे को रोहन और श्रेया अपना होम ऑफिस बनाने वाले थे। कोविड के दौरान कई घर ऐसे थे जिनमें न जाने कितनी मौतें हुई थी, कितने लोग फौत हुए थे और कई दिनों तक उनके पड़ोसियों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी कि इस घर में डेथ हो चुकी है। तो कोविड के बाद एक अलग सर्ज आई ऐसे किस्सों की जिसमें घर के अंदर कुछ ऐसे मसाइल थे जिनमें शायद
उस घर में मरने वाले अभी भी उस घर में बंद थे। ऐसा ही एक किस्सा और है, मैं वो ढूंढता हूँ, वो नोएडा का किस्सा है, दिल्ली का किस्सा है वो भी। ये वाला किस्सा रीमा ने मुझे भेजा था, और इस किस्से का नाम मैंने रखा था फुली फर्निश्ड। तो रीमा ने मुझे क्या बताया वो मैं आपको सुनाता हूँ। रीमा बेसिकली कानपुर की रहने वाली हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले वो नोएडा आ गई क्योंकि एक न्यूज़ चैनल में उनकी जॉब लग गई थी। रीमा जर्नलिस्ट नहीं थी बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनर थी, तो न्यूज़ चैनल में उनको पैकेजिंग टीम में काम मिल गया था। पैकेजिंग मतलब न्यूज़ के साथ चलने वाले जो ग्राफिक्स होते हैं वो। नोएडा आकर रीमा पहले तो एक पीजी में रही, लेकिन उन्हें लगा कि अब ठीक ठाक पैसे मिलने लगे हैं तो एक अलग अपार्टमेंट किराए पर ले लिया जाए। उनकी एक कॉलीग ने उन्हें नोएडा में ही एक फ्लैट के बारे में बताया। सोसाइटी फिल्म सिटी से ज़्यादा दूर नहीं थी और रेंट भी उतना ही था जितना उस एरिया में होना चाहिए था। पर उससे भी ज़रूरी बात यह थी कि वो घर फुली फर्निश्ड मिल रहा था, मतलब घर के अंदर फर्नीचर, अप्लायंसेस पहले से ही लगे हुए थे। इसीलिए रीमा ने घर देखने के बाद तुरंत उसे लेने का फैसला कर लिया। इस घर की एक और अच्छी बात यह थी कि लैंडलॉर्ड इंटरफेयर नहीं करने वाला था। दरअसल घर का मालिक एक 30-35 साल का लड़का था जो कि इंडिया से बाहर ही रहता था। उसकी नौकरी बेल्जियम में किसी आईटी फर्म में थी, तो वो पिछले कई सालों से वहीं पर रह रहा था। लड़का चिल्ड आउट भी था और उसने रीमा को कह दिया कि अगर आप चाहो तो अपने दोस्त वगैरह भी बुला सकती हो। रीमा खुशी खुशी उस घर में सेटल्ड हो गई और सबसे बड़ा कमरा उसने अपने ले लिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद रीमा ने कुछ चीज़ें उस घर में नोटिस करनी शुरू कर दी। अक्सर देर रात में रीमा की आंख खुलती किसी की बातों की आवाज़ से, और नींद खुलने के बाद भी रीमा को साफ आवाज़ें सुनाई देती। ये आवाज़ें कमरे के बाहर से आ रही होती थी और ऐसा लगता था मानो दो लोग आपस में बात कर रहे हों। वो इतनी धीमे बात करते थे कि रीमा को समझ ही नहीं आता था कि आखिर वो लोग बोल क्या रहे हैं। और जैसे ही रीमा बेड के पास रखी लाइट ऑन करती, वो आवाज़ें एकदम से चुप हो जाती। बंद नहीं, चुप, जैसे उन्हें समझ में आ गया हो कि रीमा जाग गई है। शुरू में रीमा को लगा कि ये वहम है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो आवाज़ें कभी कभी आने लगती, दिन में, रात में या सुबह सुबह। रीमा ने जानबूझकर ये सब किसी को नहीं बताया क्योंकि आवाज़ आने के अलावा और कुछ नहीं होता था। ये सब एकदम हार्मलेस था, तो रीमा ने सोचा कि इसके बारे में ध्यान ना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार उन्होंने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आखिर ये आवाज़ें कह क्या रही हैं, लेकिन रीमा को ऐसा लगा कि वो आवाज़ें ना जाने कौन सी अलग ही भाषा में बात कर रही थी। खैर, इलेक्शंस के दौरान काफ़ी डिबेट्स हो रही थी। उस चक्कर में देर रात तक ऑफिस में रुकना और सुबह जल्दी पहुंचना होता था। तो रीमा की एक टीम मेंबर श्रुति उसी के यहाँ रुक गई क्योंकि उसका घर ऑफिस से काफ़ी दूर था। रात को करीब 2:30 बजे श्रुति ने रीमा को उठाया। रीमा की आंख खुली और उसने पूछा कि बात क्या है। श्रुति ने रीमा से कहा, रीमा, तेरे घर में भूत है। रीमा इस बात से हैरान नहीं थी कि उसका घर हॉन्टेड था, बल्कि इस बात से परेशान थी कि उसकी कलीग को पता चल गया। रीमा ने पूछा, कुछ हुआ है क्या? तो श्रुति ने उसे बताया कि उसने 2 लोगों को बातें करते सुना और वो जो भी हैं वो तुझसे बहुत नाराज हैं। उन्हें तेरा इस घर में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इस बात से रीमा बहुत हैरान हुई। उसने पूछा कि आखिर ये सब तुझे कैसे पता? तो श्रुति ने उसे बताया कि वो जो भी लोग हैं उनमें एक औरत है और एक आदमी है, और वो दोनों तेलुगु में बात करते हैं। तेलुगु इंडिया की एक लैंग्वेज है जो कि साउथ इंडिया में बोली जाती है, और इंडिया में ऐसा होता है कि नॉर्थ वाले साउथ की लैंग्वेजेस नहीं समझ पाते हैं और साउथ वाले नॉर्थ की लैंग्वेजेस नहीं समझ पाते हैं। तो तेलुगु ऐसी ही एक लैंग्वेज है जो नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट 99% लोगों को समझ में नहीं आती है। तो श्रुति, जो कि
उसी रीजन की थी। उसने रीमा को बताया कि ये लोग जो भी हैं ये तेलुगु में बात कर रहे हैं। और तब रीमा को समझ आया कि आखिर उसे उन लोगों की बातें समझ क्यों नहीं आती थी। श्रुति ने रीमा को बोला कि ये घर छोड़ दे, क्योंकि ये जो भी आंटी अंकल हैं ये बहुत गुस्से में लग रहे हैं। पर रीमा को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। पर उसके बाद श्रुति फिर रीमा के यहाँ नहीं रुकी। वो अपने घर वापस रोहिणी चली गई, जो कि बहुत दूर था फिल्म सिटी से। अब इलेक्शन वगैरह खत्म हुए और रीमा की लाइफ वापस ढर्रे पे आई। थोड़ा मी टाइम भी उसे मिलने लगा। थोड़ा मी टाइम मिला तो रीमा ने डेटिंग एप्स पे किस्मत आजमाई। एक दो ट्रायल एंड एरर के बाद एक लड़का रीमा को काफी पसंद आया, जिसका नाम था सुधांशु। 4-5 बार दोनों बाहर मिले और फिर एक दिन रीमा ने उसे अपने घर डिनर पे बुलाया। रीमा और सुधांशु ने खाना खाया और फिर साथ में विस्की लेकर बैठ गए और बातें करने लगे। देर रात तक सुधांशु वहां रुका और फिर रीमा के यहां से चला गया। पर उस रात जब रीमा सोई तो उसे वो आवाजें काफी जोर से सुनाई दी, मानो अब वो अंकल और आंटी बहुत नाराज हो गए हों। रीमा का बज़ अभी भी अच्छा था, तो रीमा ने उन दोनों को इग्नोर किया और तकिया सर पे रख के सो गई। पर थोड़ी देर बाद रीमा को किसी ने जोर से बाजू से पकड़कर खींचा। रीमा ऑलमोस्ट बेड की एज तक खिसक कर आ गई। घबराकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। रीमा समझने की कोशिश कर ही रही थी कि इतने में एक जोर का तमाचा रीमा के गाल पर आकर लगा। एक झापड़ में रीमा का सारा बज़ गायब हो गया और इतने में किसी औरत के चीखने की आवाज उसे सुनाई देने लगी, मानो वो गुस्से में चीख रही हो। समझ में रीमा को कुछ नहीं आया, लेकिन उसने बेड से अपना फोन उठाया और सीधा घर के बाहर भाग गई। घर के बाहर बैठकर रीमा ने अपनी सांसों पे काबू पाया और फिर सीधा सुधांशु को फोन मिला दिया। थोड़ी देर बाद सुधांशु आया तो रीमा हिम्मत करके उसके साथ घर के अंदर गई, लेकिन तब ना कोई आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ हुआ। रीमा ने सुधांशु को सुबह तक रोक कर रखा और वो लड़का बेचारा रुका भी। पर सुबह एक बार जाने के बाद सुधांशु ने रीमा को गोस्ट कर दिया, यानी टोटल कम्युनिकेशन कट ऑफ। रीमा ने उसके बाद अपने लैंडलॉर्ड से बात की तो उसे पता चला कि उसके अम्मा और अप्पा कोविड के दौरान इसी घर में चल बसे थे और तब से ही ये घर खाली पड़ा था। उसने रीमा से रिक्वेस्ट की कि वो ये सब किसी को ना बताए। रीमा ने उससे कोई प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन अगले ही दिन से उसने नया घर ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक वो अपनी दोस्त के यहाँ रुकी और घर मिलते ही उसने सामान शिफ्ट कर लिया। वो घर शायद आज भी फुली फर्निश्ड ऑफर के साथ नोएडा में रेंट पर अवेलेबल है। किस एरिया में हमें नहीं पता। तो ये थी रीमा की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी थी, जिसका नाम मैंने रखा था फुली फर्निश्ड। तो मैंने आज ये अपनी पुरानी कहानियों का पिटारा खोल दिया है, जो कि मैंने बहुत वक्त से अपने चैनल पर भी नहीं सुनाई है। और उसमें से ये एक किस्सा है जो मुझे बहुत पसंद है। ये किस्सा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त के साथ हुआ था और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। हालांकि ये दोस्त कौन है उसका नाम मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप इस किस्से को सुनिए। इसका नाम मैंने रखा है वॉइस मेल। ये कहानी किसकी है ये मैं नहीं बता सकता, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी एक दोस्त, जिसे हम मीनू कह सकते हैं, उसके पापा की मौत आज से करीब 10 साल पहले हुई थी। मीनू के पापा एक बहुत खुश मिजाज, बहुत दिलचस्प इंसान थे। जब देखो खूब मस्ती मजाक करते थे। अब मीनू के घर कभी भी जाना होता था तो हम लोग मीनू से कम और उसके पापा से ज़्यादा गप्पे मारा करते थे। मीनू के पापा को मीठा खाने का बहुत शौक था और उसी के चक्कर में उन्हें शायद डायबिटीज़ भी हो गया था। यूं कह लीजिए कि उनके घर में डायबिटीज़ चलता आ रहा था। पर असली परेशानी तब आई जब एक दिन पता पड़ा कि डायबिटीज़ के चलते ही उनके एक पैर में इन्फेक्शन हो गया है। मीनू और उसकी मम्मी ने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन मीनू के पापा का पैर बच नहीं पा रहा था और फाइनली डॉक्टर्स को बताना पड़ा कि उन्हें वो पैर एम्प्यूटेट करना पड़ेगा, यानी काटना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ, मीनू के पापा का वो पैर अलग किया गया। पर उसके बाद अंकल काफ़ी बदल गए। अब उनका मजाक एकदम ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। चुपचाप वो अपने कमरे या बालकनी में बैठे रहते। जो आदमी रोज़ 2 टाइम
वॉक के लिए पार्क में जाया करता था वो पूरे दिन घर में पड़ा रहता था। साथ में पैर तो जा चुका था, लेकिन डायबिटीज़ ने शरीर को और भी खोखला करना जारी रखा हुआ था। तो हुआ यूं कि एक दिन अंकल जी की हालत काफ़ी ख़राब हुई और वो चल बसे। फिर जो होता है वही हुआ, शुरू शुरू में काफ़ी याद किए गए और धीरे धीरे भुला दिए। अब यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैंने महसूस की वो ये कि जब हम किसी जा चुके इंसान को याद करते हैं तो पता नहीं क्यों मेरे ख्याल से तो हम उसका चेहरा इतना अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते। कम से कम मेरे साथ तो यही है। बल्कि हमें वो चीज़ें याद रहती हैं जो वो इंसान किया करता था, और उसी के बिना पर हमें उसका वो चेहरा याद आता है जो उस खास मोमेंट में, उस खास पल में हुआ करता था। तो यही चीज़ मीनू के पापा के साथ हुई। मीनू को उनका वही चेहरा याद आता जिसमें वो दर्द में होते थे, कराह रहे होते थे, गुमसुम बैठे हुआ करते थे। वो आदमी जो अपनी पूरी ज़िंदगी हंसता खेलता रहता था, मस्ती मजाक करता था, उसकी आखिरी याद उसकी बेटी के जहन में वो बन के रह गई जब वो दर्द में था। पर खैर चीज़ें बदली और एक दिन मीनू ने अपना घर भी बदल लिया। ये अंकल जी के जाने के 3-4 साल बाद की बात है। मीनू अपने पूरे घर को छोटे छोटे कार्डबोर्ड के बक्सों में भर रही थी कि उसके हाथ लगा एक बहुत पुराना मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल उसी का था जो उसने 2009 में लिया था, बहुत पुराना। मीनू फ़ोन चलाने लगी और तभी उसकी उंगली से उसका वॉइस मेल एक्टिव हो गया। और वॉइस मेल पर मीनू क्या सुनती है? एक मैसेज उसके पापा की आवाज़ में। और उस आवाज़ में अंकल जी की वो पुरानी वाली तबीयत झलक रही थी जिसमें वो खुश थे। उनकी आवाज़ में ये खुशी आपको सुनाई दे रही थी। तो उस वॉइस मेल में वो कह रहे थे, अब मीनू को भी नहीं याद कि वॉइस मेल उन्होंने कब भेजा था और किस लिए भेजा था, पर उस वॉइस मेल में अंकल जी की आवाज़ मीनू से कह रही थी, मीनू बच्चे मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे अब कोई दर्द नहीं है और अभी तो मैं आराम से चल भी रहा हूँ। बच्चे तू मेरी चिंता मत कर, अपने काम पे ध्यान दे और अपना ख्याल रख। मीनू ने ये सुना और उसके घुटने कांप गए। वो वहीं फ्लोर पे धम से गिरी और रोने लगी। फ़ोन को हाथों में भींच के छाती से चिपका कर वो बहुत देर तक रोई। उसके पापा जी उसे आज उस पुराने फ़ोन में वापस मिल गए थे। सारा काम छोड़कर वो फ़ोन लेकर अपनी मम्मी के पास भागी। पर अब वो वॉइस मेल फ़ोन में नहीं मिला। उन्होंने खूब ढूंढा उस वॉइस मेल को फ़ोन में, सारी सेटिंग्स में गए, सारे ऑप्शंस देखे, लेकिन जैसे वो वॉइस मेल फ़ोन में से गायब हो गया। उसके बाद उसने अपने पापा जी की आवाज़ फिर कभी नहीं सुनी। लेकिन अब उसके जहन में जो उसके पापा जी की आखिरी याद थी वो बदल चुकी थी। अब उसे अपने वही पापा याद हैं आज भी, जो हंसते थे और जिन्हें कोई भी दर्द नहीं था। अब इसे आप क्या कहेंगे? या इसे आप एक डिवाइन इंटरवेंशन कहेंगे या एक हैप्पी एक्सीडेंट कहेंगे? जो भी था, मुझे नहीं पता है क्या था, लेकिन ये मेरी दोस्त मीनू के साथ हुआ है और इस किस्से में इन्वॉल्व सभी लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो अब अगली कहानी पे चलते हैं, जो कि शायद आज की आखिरी कहानी है। और अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक ओरिजिनल कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा जो कि मैंने लिखी है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि मैं डॉक्टर साहब से भी करता हूँ कई बार, और मैंने सोचा आज के एपिसोड में इस वाली बात को मैं आपको सुनाऊंगा। इसका नाम मैंने रखा है पिलो टॉक। तो हुआ ये कि आज से कुछ साल पहले मैं एक काफ़ी डार्क टाइम से गुज़र रहा था, मतलब डिप्रेस था काफ़ी, और मेंटल हेल्थ बहुत ही ख़राब थी मेरी तब।
और मेरी जो स्टडी थी, जो आप अभी स्टडी देख रहे हैं, ये नहीं थी, दूसरे घर में रहता था और वहाँ अलग ही स्टडी थी मेरी। अगर आप मेरे चैनल पे जाकर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से कुछ वीडियोस में मेरे पीछे एक सिंगल बेड रखा हुआ होता था। ये किस्सा उसी बेड का है। वहाँ मेरे साथ कुछ अजीब होता था। तो होता ये था कि मैं अक्सर देर रात तक काम किया करता था, मेरा काम ही ऐसा है, और मैं कई बार वहीं पर सो जाया करता था। सुबह उठ के मैं जब मेरी वाइफ उठ जाती थी और बेटा स्कूल के लिए निकल जाता था, तब मैं जाके अपने रूम में सो जाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो डिस्टर्ब हो मेरी वजह से। तो कई रातें मैं उसी स्टडी में उसी बेड पर गुजारता था। तो उस बेड पर मेरा एक तकिया होता था, जो मैंने उसी कमरे के लिए, उसी बेड के लिए रखा हुआ था। अब सीन ऐसा होता था कि मैं, हालत तो मेरी ठीक चल नहीं रही थी, और कई बार ऐसा होता था कि मैं रात को सोने जाता था और मुझे नींद नहीं आती थी। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता था, अजीब अजीब ख्याल दिमाग में आने लगते थे। और फिर एक रात मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हुई, जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है। और तब मैंने नोटिस किया कि ये आवाज़ें मुझे मेरे उस तकिए से आ रही होती थी, जो तकिया मेरे उस स्टडी वाले बेड पे रखा रहता था। और ये किसी आदमी की आवाज़ थी। अब मुझे भी नहीं याद कि किसी खास करवट पे आती थी या क्या था, पर किसी आदमी की आवाज़ होती थी, और वो मुझसे अच्छी बातें नहीं करता था। वो ऐसी ही बातें करता था जो डिप्रेशन में आपको और भी ज़्यादा एज पे धकेलने के लिए की जाती हैं। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, और मैं उठ के बालकनी में घूमने चला जाता था। पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो सपना नहीं था, वो वाकई मुझे आवाज़ें आ रही होती थी। और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ें ना क्लियर आनी शुरू हो गई। शुरुआत कैसे होती थी कि मुझे ना ऐसे आवाज़ आती थी, जैसे मेरा कान अचानक बजने लगता था, ई, और धीरे धीरे वो जो ई की आवाज़ है वो एक खुसर पुसर में बदल जाती थी। तो इस तरह सब शुरू हुआ, और धीरे धीरे वो आवाज़ काफ़ी क्लियर होने लगी, किसी आदमी की आवाज़ में बदल गई। और वहाँ से वो मुझसे बड़ी अजीब अजीब बातें करता था कि कैसे दुनिया में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो दुनिया ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बेहतर है कि मुझे खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। और मैं पूरी रात, मुझे पता नहीं क्या होता था, मैं जब मुझे वो आवाज़ें आनी शुरू होती थी, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाता था। मैं पूरी रात करवट बदलता रहता था और सोता रहता था। कमरे में एसी था, एसी फुल पे चला के सोता था मैं, एकदम ठंडा हो जाता था। लेकिन जब मैं सुबह उठता था, वो तकिया पसीने में, मेरे पसीने में भीगा हुआ मिलता था मुझे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, किसी को भी नहीं बताई थी। फिर एक दिन जब बहुत ज़्यादा हो गया, जब वो आवाज़ मुझे छोड़ के मेरे बेटे के बारे में मुझसे ऐसी बात, वही बातें करने लगी, तब मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और फिर फाइनली मैंने अपनी वाइफ से ये चीज़ डिस्कस की। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी वाइफ ने कहा वो ये कि अब कुछ भी हो जाए, तुम उस कमरे में नहीं सोओगे, तुम अपना काम ख़त्म करो, कितना ही लेट हो तुम अपने बेडरूम में आओगे हमारे साथ और वहाँ पे सोओगे। अब दिक्कत है कि मैं बेडरूम में सोने जाऊं, पर मुझे उस तकिए के बिना नींद नहीं आए। तो कई बार हुआ कि मैं रात को उठा और मैं वो तकिया लेके बेडरूम में आ गया। अब मेरी नींद खुलती थी जब मेरी वाइफ मुझे उठाती थी कि तुम ना बड़बड़ा रहे हो, रात को नींद में बड़बड़ा रहे थे तुम। और फिर उसने नोटिस किया कि मैं वही तकिया लेके सो रहा हूँ जो स्टडी में रखा रहता था। तो उसने कहा कि अब ये तकिया रहेगा नहीं है। तो फाइनली उसने उस तकिए को बाहर फेंका, और धीरे धीरे शी स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू मी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है। वो मुझसे कहती कि अब तुम बाहर भी घूमने जाओ। उसने मुझे घर से बाहर भेजना शुरू किया। उसके बाद मैंने थेरेपी लेनी शुरू की, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो
मुझे आज भी याद है वो आवाज़ें, और एग्जैक्टली सारी बातें तो मुझे नहीं याद, लेकिन कुछ बातें जो उसने मुझसे और मेरे बेटे के बारे में मुझसे, वो मुझे आवाज़ें आती थी उस तकिए में से, वो कुछ बातें मुझे आज भी याद हैं। और कई बार जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी। पर इस बात को करने का मेरा मकसद जो था वो ये था कि आज भी मैं अपने कई दोस्तों से बातें करता हूँ इंस्टाग्राम पे या मिलकर, तो मुझे एक थीम बड़ी कॉमन सुनने को मिलती है अपने दोस्तों में कि a lot of people are depressed right now, they don't know it but they are। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ यही होगी इसके बारे में कि हम इसके बारे में ओपनली बात करना शुरू करें। अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपका बिस्तर में से निकलने का मन नहीं कर रहा है, या ये कहिए कि आप में हिम्मत या ताकत नहीं हो रही है बिस्तर में से निकलने की, आपको लग रहा नहीं है कि कुछ भी कर पाओगे आप दिन में, आपका मन करता है, मेरा तो मन करता है मैं यहीं पड़ा रहूं, और फिर शाम होते होते आपको लगने लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। तो ये एक साइन हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं कि शायद डिप्रेशन है, और ख़ास करके विंटर डिप्रेशन इस मौसम में और भी ज़्यादा आता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मेरी सलाह ये है कि प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से इस बारे में बात करें, और ट्राई टू गेट थेरेपी। So that was when my pillow used to talk to me, and I hope it doesn't happen to anyone else. तो अब चलते हैं। अब मैं एक कहानी जो मैंने लिखी थी मैंने कहानी लिखी थी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी अभी देखो यार, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल बना दिया था। तो ये जो कहानी है ये मैंने लिखी थी, ये एक हॉरर कॉमेडी है, और ये मैं सुनाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के चैनल पर। सो अगर पसंद आए तो बताइएगा, नहीं पसंद आए तो माजरत है। तो इस कहानी का नाम है दानिश खान और भूतों की दावत। तो चलिए शुरू करते हैं। दानिश खान और भूतों की दावत। एक बार की बात है, किसी गांव में दानिश खान नाम का एक आदमी रहता था। उसका पेशा था मर चुके लोगों के लिए ताबूत बनाना। खुदा को वो ज्यादा नहीं जानता था, पर अपनी कारीगरी को ही उसने अपना मजहब बना लिया था। इसीलिए वो पूरा दिन पूरी रात ताबूत बनाता, खुद लोगों से मोलभाव ना करता, और इसी वजह से उसने ताबूत बेचने और पहुंचाने के लिए अपनी दुकान पर एक अदद लड़का रखा था जिसका नाम था वसी। दानिश दिन रात ताबूत बनाता और अंधेरा होने पर वसी को बाहर भेज अपने लिए एक मश्क शराब मंगवा लेता। फिर वसी के चले जाने के बाद घर और दुकान पर ताला मार पूरी मश्क शराब कटक कर वो सो जाता। एक सुबह जब दानिश सोकर उठा, उसने देखा कि बारिश मानो आसमान से कहर बनकर पूरे गांव पर बरस रही थी। आसपास की जगहों पर पानी भराया, और कुछ मिट्टी के बने घर तो ढहकर पानी में घुलकर गायब हो गए। जाहिर सी बात है, ऐसे में वसी अपने काम पर कैसे आता। पर दानिश खान बिना किसी चिंता या परेशानी के अपनी दुकान में बैठा नए नए ताबूत बनाता रहा। बारिश पूरा दिन हुई और बहुत जोर की हुई, और ऐसे में शाम होने से थोड़ा पहले दानिश की दुकान में एक शख्स आया जिसने उसे बताया कि गांव के बाहर एक घर में एक मौत हो गई है और वहां एक ताबूत पहुंचाना है। दानिश खान ने झट से एक ताबूत अपनी घोड़ा गाड़ी में डाला और तुरंत उस जगह पहुंचा दिया जहां मौत हुई थी। घर के अंदर जाकर उसने खबर दी कि वो ताबूत ले आया है। उसने देखा कि लाश घर के अंदर रसोई के पास वाले कमरे में एक मेज पर रखी हुई थी। 5-6 लोग उस लाश के पास बैठे मातम पुरसी कर रहे थे, और बाकी के लोग रसोई घर में इधर उधर थे। ऐसी बारिश में लाश को दफनाया भी नहीं जा सकता था, इसीलिए उन लोगों ने दानिश से कहा कि बारिश बहुत हो रही है, वो थोड़ी देर यहीं रुक जाए। दानिश को भी लगा कि बात तो सही है, और वो उन लोगों के बीच बैठ गया। फिर चला बातों का सिलसिला, और तब उन सबको समझ में आया कि यह ताबूत बनाने वाला कारीगर गाता भी बहुत अच्छा है। दानिश खान ने अपनी सुरीली आवाज में एक के बाद न जाने कितने नगमे छेड़े और उन सभी लोगों को सुनाए, जिन्हें सुनकर वो लोग हंसे, रोए और उसके साथ गाए भी। और उसकी आवाज सुनकर वहीं आई एक औरत ने, जिसके 3 बेटियां थीं, दानिश से खुश होकर कहा,
तुम गाते बहुत अच्छा हो मियाँ, और खुदा की नेमत से कमाते भी ठीक ठाक हो। तुम्हारा पेशा ऐसा है कि चाहे जलजला आए या अकाल, दुनिया में तुम्हारे बनाए ताबूतों की जरूरत हमेशा रहेगी। इसका मतलब है कि तुम्हारा धंधा कभी बंद नहीं होगा, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरी एक बेटी से शादी कर लो। बिना एक नजर उस औरत की बेटियों पर डाले दानिश खान गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, मेरी मां के मरने के बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं और किसी औरत से इतना प्यार नहीं करूंगा जितना अपनी मां से करता था। इसीलिए ना तो दुनिया में आज तक कोई ऐसी औरत पैदा हुई है जो मुझे अपने साथ बांध सके, और ना ही आगे जाकर कभी होगी। मैं कुंवारा था, कुंवारा हूं और कुंवारा ही मरूंगा। दानिश ने जिस घमंड के साथ ये बात चीख कर कही थी, उससे उस औरत को काफी जलालत महसूस हुई, तो वो भी गुस्से में खड़ी होकर चीखी, दुनिया की सारी लानतें तुझ पर और तेरी इस मनहूस काम पर। मैंने तुझे अपने नातियों का बाप बनने का मौका दिया, लेकिन तुझ जाहिल को यह भी मंजूर नहीं। और अब मुझे समझ आ रहा है कि तुझ जैसा गवार मेरी बेटियों की जूतियां साफ करने के लायक भी नहीं है। तू जा और कुंवारा ही मर, क्योंकि तेरा साथ निभाने कोई नहीं आएगा। तेरा पेशा ही मरे हुए लोगों की वजह से चलता है, और इसीलिए तू जिंदा लोगों के साथ और उनके प्यार के काबिल नहीं है। अगर ऐसी बात है, दानिश भी चिल्लाता हुआ गरजा, तो तुम जैसे घटिया जिंदा लोगों से कहीं ज्यादा मुझे मरे हुए लोगों का साथ पसंद है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मेरी रोजी चलती है। तुम जिंदा हर वक्त मुझसे कुछ ना कुछ मांगते हो, लेकिन मर चुके किसी इंसान ने आज तक मुझसे कोई पेशकश नहीं की, और इसीलिए मैं खुशी खुशी मरे हुए लोगों को तुम जिंदा इंसानों से ज्यादा पसंद करता हूं। हाय हाय, अगर ऐसी बात है, वो औरत बोली, तो फिर यहां क्यों अपना मुंह काला करवा रहा है? जा और जाकर उन कमबख्तों के साथ ही बैठ। अगर मेरे बुलाने पे वो आएंगे तो मैं जरूर बैठूंगा, दानिश ने कहा। अच्छा, और क्या करेगा? उन्हें दावत खिलाएगा हैं? औरत ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, जिसे सुनकर दानिश ने अपनी चाय की प्याली मेज पर पटकी और उठकर भारी बारिश में बाहर निकल गया। बाहर बारिश पूरी तेजी के साथ उस गांव पर गिर रही थी। दानिश अब उस काले बादल के नीचे खड़ा होकर आसमान की तरफ मुंह उठाकर चिल्लाया, सुनो सुनो सुनो, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, सिपाही, व्यापारी, पुजारी और वो सभी मर चुके लोग जो इस जमीन के नीचे मेरे बनाए ताबूत में दफन हैं, मैं आज तुम सबको अपने घर एक दावत पर बुलाता हूं। तुम सब मेरे यहां आओ और मेरी खातिरदारी का नजराना तुम सबके नाम। तभी वहां एक जोर की बिजली कड़की, और जो लोग घर के अंदर उस लाश के पास खड़े थे उन सब ने देखा कि कैसे उस मर चुके इंसान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। उस घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, लेकिन दानिश खान ने पलटकर फिर वहां नहीं देखा। वो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा और सीधा शराब की दुकान पर रुका, जहां से उसने एक मश्क शराब खरीदी। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ अपने घर चल दिया। घर पहुंचने तक रात गहरा चुकी थी। बारिश अभी भी कोड़े की तरह जमीन और उस पर रहने वाले लोगों पर बरस रही थी। ऐसे में जब दानिश अपने घर पहुंचा तो उसने देखा घर की खिड़की के अंदर से उजाला फैल रहा था। आने से पहले उसने न लालटेन जलाई थी और ना ही कोई मोमबत्ती। फिर घर में रोशनी कैसे? क्या घर दुकान में आग लग गई? थोड़ा और पास जाने पर दानिश को घर के अंदर कुछ लोग दिखाई दिए। क्या घर में डाकू घुस आए हैं? ये सोचते हुए दानिश ने गाड़ी रोकी और अपने घर के सामने वाली इमारत की ओट लेते हुए देखने लगा। उसने देखा कई सारे आदमी और औरतें उसके घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। बारिश की ठंड और इस हैरानी से दानिश का सर चकराने लगा कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे, तुम यहां छिपे बैठे हो और हम सब तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। अब चलो भाई, अपने मेहमानों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए।
तुम कौन हो? दानिश ने डरते डरते पूछा। तुमने मुझे नहीं पहचाना? उस आदमी ने सवाल के बदले एक और सवाल किया। नहीं, दानिश ने कहा। इस पर वो आदमी हल्का सा हंसा और बोला, हाँ, काफी वक्त जो बीत चुका है हमारी मुलाकात को। वैसे भी उस वक्त मैं ऐसा नहीं दिखता था। अरे पर तुम हो कौन? इस बार दानिश ने थोड़ा जोर से पूछा। मैं? अरे मैं वो पहला आदमी हूं भाई, जो तुम्हारे बनाए ताबूत में लेटा था। मेरे साथ ही तो तुम्हारा धंधा शुरू हुआ था। उस सर्द रात में दानिश के पसीने छूटने लगे और इतने में एक और शख्स घर से निकलकर उन दोनों की तरफ आया। पर इस इंसान को दानिश अच्छे से पहचानता था। जमील? जमील तू? दानिश ने कांपती जुबान से उस इंसान को याद किया। हाँ, मैं ही हूं मेरे भाई, जमील ने दानिश के सामने खड़े होते हुए कहा। हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, कहां रह गया था? दानिश अब चक्कर खाकर गिरने वाला था, पर जमील ने उसे संभाल लिया। दरअसल जमील दानिश का बड़ा भाई था, जिसकी मौत 15 साल पहले हो चुकी थी। तब तक दानिश और उसका परिवार किसानी किया करते थे। अरे इसे उठाओ, उस पहले शख्स ने जमील का साथ देते हुए कहा, और दोनों मिलकर दानिश को उसके घर के अंदर ले गए। अंदर का नजारा देखकर दानिश की आंखें हैरत से फटी जा रही थी। उसके घर में बहुत से लोग जमा थे और उनमें से कईयों को तो वो पहचान भी पा रहा था। कोई उसका मरा हुआ पड़ोसी था, तो कोई दोस्त, और कुछ गांव के ही लोग थे जो वक्त बेवक्त अलग अलग तरीकों से अपनी जान गंवा चुके थे। और साथ ही थे न जाने कितने सारे लोग जिन्हें वो जानता ही नहीं था। लेकिन अंदर मातम या गमी का माहौल नहीं था, बल्कि नाच गाना, हंसी के ठिठोले, बातों की आवाजों से पूरा घर भरा हुआ था। इस पर दानिश ने जमील की बाह पकड़ते हुए मिन्नत की, भाई इन सबको मेरे घर से बाहर करो, इन्हें अपने साथ ले जाओ। अरे मैं भला इन्हें कैसे बाहर करूं? तूने ही तो इन्हें सबको न्योता दिया है, और वैसे भी अभी तो 8 भी नहीं बजे, ये सब अपनी महफिल जमाए बिना नहीं जाएंगे। दानिश ने ध्यान दिया कि उसकी ओर कोई देख भी नहीं रहा था, सब तो अपने में मस्त थे। अरे देखो, सबकी खातिरदारी करो, तुमने यही वादा किया था ना न्योता देते वक्त। पर भाई मेरे पास ना पैसा है ना खाना, उधार पर लोगों को ताबूत देता रहा हूं, और आज तो जैसा ताबूत मुफ्त में चला गया, दानिश बोला। हमें खाने की भूख नहीं बरखुरदार, एक आवाज ने दानिश का ध्यान खींचा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। हम तो प्यार के भूखे हैं, वो बोला। मेरे घर वालों ने जीते जीतो मुझे प्यार और इज्जत बख्शी नहीं, लेकिन तुम आज मेरे लिए मुफ्त में अपना बनाया ताबूत देके गए और उस पर से हमें घर बुलाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और तब दानिश को याद आया कि ये तो वही आदमी था जिसकी लाश कुछ घंटों पहले उसने उस घर की मेज पर रखी देखी थी। वो आदमी दानिश को दुआएं देकर मुड़ा और नाच गाने में मशगूल हो गया। देखा, जमील फिर बोला, बस यही चाहिए इन लोगों को, अब तुम भी मजे लो मेरे भाई। और फिर असली दावत शुरू हुई, जिसमें न खाना था और ना ही शराब, लेकिन वहां था तो बस प्यार और ढेर सारी मस्ती। दानिश अब अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। वो चुपचाप उन सभी को खुशी खुशी नाचते, बातें करते देखता रहा, और फिर उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की की तरफ गई। इतना सुंदर चेहरा दानिश ने शायद ही पहले कहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उस लड़की की नजर दानिश से मिली, वो मुंह दूसरी तरफ फेर कर बैठ गई। भाई, ये लड़की मुझसे खफा है क्या? दानिश ने जमील से पूछा। अच्छा वो, जमील ने उस लड़की को देखते हुए कहा, जो अभी भी दानिश से मुंह फेर कर बैठी थी। अरे नहीं नहीं, तुमसे खफा नहीं है भाई, शर्मिंदा है। दरअसल उसकी मौत के वक्त उसके घर वालों के पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। तुमने ताबूत उधार पे दिया, वो उधार अभी तक तुम्हारा चुकता तो हुआ नहीं है। बस उसे इसी बात की शर्म है कि तुम्हारा उधार उसकी मौत के बाद भी उसके सर पर चढ़ा हुआ है। अगर ऐसी बात है भाई, दानिश बोला, तो तुम उसे बता दो कि वो दाम की चिंता ना करे, मैं उसका कर्ज माफ करता हूं। बस तभी उस लड़की ने अपने आप दानिश की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी, पर शायद अभी भी उसका सर दानिश के एहसान के बोझ से झुका हुआ था। घर के अंदर दावत अब जोरों पे थी। वहां एक बीन बजाने वाला पता नहीं कहां से आ गया था, जो पूरे जोर के साथ अपनी नाक और मुंह से बीन को अलग अलग सुरों पे बजा रहा था।
कुछ भूत तो उसके सामने अपने हाथ सर पर किसी नागिन के फन की तरह बनाए नाचे जा रहे थे। उसके साथ ही उस गांव का बूढ़ा और मशहूर सारंगी बजाने वाला चौधरी भी आ गया था, पर वो आने से पहले अपनी सारंगी भूल आया था। पर दावत की गर्मजोशी देखकर उससे रहा ना गया। उसने अपने एक हाथ की खाल उतारी और अपने गले की नसें निकालकर अपनी छाती की हड्डियां खींचकर उन पर बांध दी। अब उसके हाथ में उसी के जिस्म से बनी एक सारंगी थी, जिसे वो अपने बाएं पैर से खींच लंबी हड्डियां से बजाए जा रहा था। दानिश ने दुनिया में पहले भी कई बार संगीत सुना था, लेकिन इस हाड़ मांस से बनी सारंगी ने जो समा बांधा था वो एकदम अलग था। और ये देखकर सभी भूतों को इतना जोश आया कि कईयों ने अपनी पूरी की पूरी खाल उतार दी, कईयों ने अपनी हड्डियां बजाना शुरू कर दिया। कभी कभी वो एक दूसरे से टकराकर बिखर भी जाते, पर फिर खुद को समेटकर अपनी धुन में वापस आ जाते। दानिश का डर अब धीरे धीरे गायब होता जा रहा था, और ऐसे में उसकी नजर वहां खड़े एक इंसान पे गई। इसे भी वो पहचानता था। ये आदमी गांव का पुराना सेठ भीखू शेख था, जिसने अपनी जिंदगी में 3 ब्याह रचाए थे। उनमें से एक बेगम अभी जिंदा थी, पर बाकी की 2 जन्नत पहुंच चुकी थी। इन तीनों के ही ताबूत दानिश खान ने अपने हाथों से बनाए थे, और आज ये तीनों ही उसकी दावत में शामिल थे। आज भीखू शेख अपनी दूसरी बेगम तबस्सुम के साथ दिल और हड्डियां खोलकर नाच रहा था। उसका मोटा थुलथुल पेट उसकी जवान और कमसिन बेगम तबस्सुम की अदाओं के साथ कभी उछलता तो कभी ढुलकता। यह देखकर सभी की हंसी छूटे जा रही थी, पर उन दोनों को इसकी परवाह नहीं थी कि इतने में भीखू शेख की पहली बेगम सकीना, जो काफी उम्र दराज थी, उन दोनों के पास पहुंची, और जाते ही उसने तबस्सुम की चुटिया पकड़ ली। दरअसल जब सकीना बेगम के बुढ़ापे से आजिज होकर भीखू शेख तबस्सुम को अपनी बीवी बनाकर ले आए थे, तब उस बेचारी की कमसिन उम्र केवल 15 बरस की थी। उम्र और खूबसूरती में तो सकीना बेगम तबस्सुम की बराबरी नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने उस लड़की को अलग तरीकों से घेरना शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे तबस्सुम को भी ये चालें समझ में आने लगी, और एक दिन शायद ऐसी ही जवाबी कार्रवाई में तबस्सुम के हाथों सकीना बेगम के पान के डिब्बे में गलती से चूने के साथ थोड़ा सा जहर भी चला गया, जिसे खाकर सकीना बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गई। ऐसे में ये दोनों बेगम भीखू शेख को फिर से इस दूसरी दुनिया में मिल गई थी। इनकी लड़ाई यहां भी चल रही थी। सकीना बेगम ने अभी भी तबस्सुम की चोटी पकड़ रखी थी। चुड़ैल कही कि अब तो डोरे डालना बंद कर दे, सकीना चीख रही थी। भीखू शेख ने जैसे तैसे दोनों को अलग किया और बोले, बड़ी बीवी, तुम भी गजब ढाती हो, आखिर कसूर क्या है इस नन्ही सी जान का। यह सुनकर सकीना ने तबस्सुम के घाघरे को ऊपर खींच डाला। दानिश के साथ कई भूतों ने शर्म के मारे अपनी नजरें फेर ली, पर फिर पलटकर देखा तो उन्होंने पाया कि तबस्सुम के घुटनों के नीचे की हड्डियां उसकी जांघों की हड्डियों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। देखिए, ये बदचलन किसी और की टांगे ले आई है, देखिए देखिए, सकीना ने दिखाते हुए कहा। तबू, ये सब क्या है? तुम्हारी अपनी टांगे कहां हैं? भीखू शेख ने पूछा। मेरी टांगे तो अब बची ही नहीं, तबस्सुम ने सुबकते हुए कहा। असल में तबस्सुम का हाल भी सकीना बेगम से जुदा नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि भीखू शेख की नई बेगम, जो 18 साल की कोई तवायफ थी, उसने तबस्सुम बीवी को छत से धक्का देकर जायदाद और दुनिया दोनों से बेदखल कर दिया था। तबस्सुम बेचारी सीधी अपनी टांगों के बल गिरी थी, जिससे उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। तबस्सुम ने सारी कहानी शेख को बताई, पर सकीना चीख कर बोली, अरे असली वजह तो मैं बताती हूं हुजूर। दरअसल आपकी मौत के 2 दिन बाद ही ये छम्मक छल्लो अपने यार से मिलने फुदकती हुई भाग जाती थी। इसीलिए मरने के बाद खुदा ने इसकी टांगे छीन ली। आज भी ये गांव की किसी और लड़की की टांगे उधार मांग के लाई है। यह सुनकर शेख आग बबूला हो गए। उन्होंने एक झापड़ सीधा तबस्सुम को रसीद किया। बदजात, ऐसी बेशर्मी के बाद भी तुझे दोजख ना नसीब हुई। पर एक बात जो शेख साहब नहीं जानते थे वो ये थी कि भूतों की दुनिया और इस महफिल में भी तबस्सुम बीवी के चाहने वालों की कमी नहीं थी। अपनी जान से प्यारी तबस्सुम पर वार होता देख वो सभी भूत एक साथ खड़े हो गए।
मोटे लाला तेरी इतनी हिम्मत, अरे मर्द का बच्चा है तो हमसे लड़के दिखा। और फिर न जाने कितने जवान और मुस्टंडे भूत एक साथ शेख पर टूट पड़े। पर शेख के भी एहसानमंद इस दुनिया में कम नहीं थे। वहां मौजूद कई भूतों पर शेख ने दया की थी, तो वो सब उसकी हिमायत में सामने आ गए। अब वहां हथियार तो थे नहीं, तो उन सब ने अपने अपने बाएं हाथ उखाड़े और दाएं हाथों में पकड़कर उन्हें बल्लम की तरह एक दूसरे पर बजाना शुरू कर दिया। भाई ये सब क्या हो रहा है, इन्हें रोको। दानिश ने अपने घर को जंग का मैदान बनते देख जमील से इल्तिजा की। अब कुछ नहीं हो सकता छोटे, तू बस अपना घर बचा और सर बचा, जमील ने मेज के नीचे दुबकते हुए कहा। इसी सब के दौरान शेख साहब का थुलथुल भूत कब दानिश के पास आया किसी को समझ नहीं आया। शेख का हाथ दानिश के चेहरे पे पड़ा और गुस्से में दानिश ने पलटकर पास ही रखा हथौड़ा शेख की खोपड़ी पर दे मारा। शेख का सर उसके धड़ से जुदा होकर हवा में किसी गेंद की तरह उड़ता गया और न जाने कितने ही भूतों को अपना निशाना बना गया। अपने सर की इस तरह बेहुरमती होते देख शेख भी भागकर अपने सर के पीछे गया। इतने में शेख के किसी हिमायती ने किसी दूसरे भूत का सर उखाड़कर सीधा दानिश की तरफ फेंका। वो सर ठीक दानिश की नाक और होंठ के बीच आकर जोर से लगा और उसकी बत्ती वहीं गुल हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह दानिश की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका चेला वसी उसे उठा रहा था। अरे दानिश भाई उठिए, उठिए जरा, ठीक तो हैं आप? दानिश ने आंख खोलकर देखा। वहां अब कोई भूत नहीं था, सब शायद जा चुके थे, पर उसके चेहरे पर वो सूजन अभी भी थी। अरे भाई जान, आपसे कितनी बार कहा है, वसी बोला, शराब पीने से पहले घर ढंग से बंद कर लिया करें। वसी की आवाज सुनकर दानिश ने देखा उसके हाथ के पास ही जमीन पर वो शराब की खाली मश्क पड़ी हुई थी। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो आज की मेरी कहानियां तो खत्म हो गई और मैं यही दुआ करता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब अपनी उस कैद से जल्दी रिहा हो जाएं, वापस आएं और अपने किस्से कहानियों से हमें एंटरटेन करें। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मैं फिर से याद दिला दूं, मेरा नाम है स्वप्निल और मैं सुनाता हूं भूत प्रेतों के किस्से और कहानियां। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रा मेरे चैनल पर भी नज़र डाल लें, जिसका नाम है आविर्भाव हॉरर स्टोरीज़। तो मिलते हैं कभी और, शायद किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए डरना मत, अपना अपना ख्याल रखें। बाय बाय। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइस। ये थे हमारे दोस्त स्वप्निल और उनकी कुछ बेहतर हॉरर स्टोरीज। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक डॉक्टर सोलंकी के लिए दुआ करें कि वो खैरियत से अल्लाह रहें। उनको सेहत दे। सो सी यू गाइस।